सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। नमस्ते भैया बहनों, आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हमारे अतीत के पहले अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे वीडियो के मुख्य बिंदु है सिंधु नदी, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर, अभिलेख क्यों लिखे जाते हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब हम मानचित्र के उत्तरी पूर्वी में गारो पहाड़ियाँ और मध्य में विंध्य पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। गारो पर्वत भारत में मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं: पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह हिमालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। शिलोंग मेघालय की राजधानी है, इन्हीं पर्वतों में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। विंध्याचल का मतलब विंध्य प्लस आंचल, विंध्य पर्वत। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब हम मानचित्र में दी गई सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत में जम्मू कश्मीर और चीन, जिसमें पश्चिमी तिब्बत शामिल है, उसके माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिमका बाबा नामक जलधारा माना जाता है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूमकर यह दक्षिण पश्चिम के पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इसी नदी को ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में ही प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियाँ वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा और सतलुज नदी, यह 5 उपनदियाँ हैं। इनमें सतलुज नदी सबसे बड़ी उपनदी है। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध के द्वारा सिंचाई और विद्युत परियोजना के लिए बहुत सहायता मिलती है। इसकी वजह से पंजाब व हिमाचल प्रदेश में खेती ने वहाँ का चेहरा ही बदल दिया। यहाँ जो हम पंजाब के हिस्से की बात कर रहे हैं, यह वो पंजाब है जो भारत में है। वितस्ता, जिसे झेलम के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। इन नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। अब हम मानचित्र में दी गई गंगा नदी और उसकी सहायक सोन नदी पर चर्चा करेंगे। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमाचल से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन मन की भावनात्मक आस्था का आधार भी गंगा नदी में छिपा है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है।
यमुना के बाद यह गंगा नदी के दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र के तट के इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का चित्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम बिहार के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र के शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। अब हम बात करेंगे हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। अब हम बात करेंगे हम अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना है। यह पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ताड़लिपि से पांडुलिपि का एक पृष्ठ आपकी पुस्तक में दर्शाया गया है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई है। किताब बनाने के लिए उस समय के लिए लोग ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया करते थे। इतने वर्षों में कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। पुराने समय भी पांडुलिपियां हमें मंदिर और विहारों में मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों और तथा विज्ञान आदि सभी के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु की कठोर सतहों पर पाए जाते हैं। कभी कभी पुराने समय के शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सके, उसका पालन कर सके। पुराने शासक ऐसे पत्थर तथा धातु का प्रयोग लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखने के लिए भी करते थे। आपकी पुस्तक में एक अभिलेख का चित्र दिया हुआ है। यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराने अभिलेख में मिलता है, जो वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरमाइक नाम के 2 भाषाओं में है। चलिए अब जानते हैं पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर होता है। सबसे पहले अंतर आता है इनकी विशेषता। पांडुलिपि ऐसा दस्तावेज है जो हाथ से लिखा जाता है। अभिलेख किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को कहते हैं। पांडुलिपि
नरम सतह जैसे ताड़ के पत्ते, भुर्ज वृक्ष की छाल, कागज, चरम पत्र पर लिखा गया है तो इसका संरक्षण थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु वहीं अभिलेख कठोर सतहों जैसे कि चट्टानों, पत्थर, गुफाओं, खंबे की दीवारों पर लिखा गया था, इसलिए यह टिकाऊ है और संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।